नमस्कार दोस्तों। पोस्टल वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन मैथ या बेसिक अरिथमेटिक्स इसको बोल सकते हैं, तो उसका सभी पार्ट चल रहा है। पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर बाय चैप्टर पूरे सिलेबस को कवर करना है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण स्कोरिंग होता है। आप यहाँ पे अगर अच्छा कमांड करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और पूरा पूरा नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। बात रही कि क्वेश्चन कहाँ पे गलत होते हैं, कैसे हम उसको कवर कर सकते हैं, तो जीके एक ऐसा पार्ट है जहाँ से आपसे बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर उसमें सभी के ज़्यादातर क्या होते हैं कि कुछ ना कुछ गलत होने के चांस रहते हैं। तो मैथ्स के सेक्शन में 100% स्कोर करना है। अच्छा, अगर आपको नंबर लाना है, आपको होम डिवीजन चाहिए तो अच्छा स्कोर करना है। मैथ तो पूरी पूरी तरह से आना चाहिए। पिछले कई सेक्शंस में हम आपसे बात कर चुके हैं कि इसके पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं, परसेंटेज पढ़ चुके हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं। बहुत सारे चैप्टर हैं जो को कंप्लीट किए जा चुके हैं। आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर एवरेज। एवरेज यानी औसत। औसत के बारे में जानेंगे। एक्चुअली औसत होता क्या है, उसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं, कैसे हमको कैलकुलेशन करना है, उसका कैसे सॉल्व करना है। क्लास आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो भाई बहन जिसमें प्रेफर करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से वो पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। औसत, ठीक है। जब कभी औसत की बारी आती है या जब कभी औसत शब्द सुनाई देता है तो सत, औसत, देखिए नाम ही इसका है एवरेज। इसका जो बेसिक होता है डेफिनेशन या मूल मीनिंग जो इसका होता है, तो किसी एक समान राशियों का औसत राशियों के कुल योग तथा राशियों की संख्या का अनुपात होता है। किसी भी एक समान राशियों का औसत यानी यूनिफॉर्म क्वांटिटीज। जो एक समान राशियों का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म क्वांटिटीज। एक समान राशि होना चाहिए। रुपए में है तो रुपए में होना चाहिए, पैसे में है तो पैसे में होना चाहिए, मीटर में है तो मीटर में, इस तरह से एक समान राशि लेना है। तो सभी राशियों का योग और जितनी राशियां हैं उनकी संख्या, इसको हम जब ऐड करके डिवाइड कर देते हैं तो हमको औसत मिल जाता है। जैसे मैथमेटिकल फॉर्मूले में यदि हम आते हैं तो एवरेज, मान लीजिए A1 A2 A3 इस तरह से AN तक है। AN का मतलब कुछ भी हो सकता है, N इक्वल टू नंबर होता है। तो इनका जो औसत होगा वो n से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उदाहरण के लिए बात करते हैं 7342, इसका औसत बताइए। तो इसका औसत जब निकालेंगे तो नंबर, भाई क्या पढ़े हैं आप, कौन कौन सी राशियां हैं, 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन कितने संख्या हैं, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4। इन सबको ऐड करके जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हमारा औसत कहलाएगा। उसी को हम औसत बोलते हैं। इसी फॉर्मूले पे, इसी बेस पे, इसी आधार पे पूरा क्वेश्चन आपको हल करना है, पूरे प्रश्न को हल करना है। अलग से कोई ट्रिक नहीं पढ़ना है, अलग से कोई ऐसा जादू नहीं पढ़ना है। आप ये मान के चलिए कि एवरेज इक्वल टू होता है सभी संख्याओं का योग और कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर्स हैं, उनका क्वांटिटी का जो लास्ट में आएगा कैलकुलेशन, उसी को डिवाइड कर देंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि माध्य की बात करें, मीन की, माध्य यानी होता है मीन। मीन की अगर हम बात करें तो जो मीन है और माध्य है वो एवरेज ही है, उसको भी हम औसत ही बोलते हैं। इस तरह से माध्य भी कई प्रकार के होते हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। आप पढ़े होंगे मैथ्स में, जो लोग पढ़े होंगे तो इसको हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के नाम से जानते हैं। पर ज्यादातर यदि माध्य की बात करेगा तो औसत में माध्य की बात जब करेगा तो उसको हम समांतर माध्य की ही मानकर चलेंगे। किसको मानकर चलेंगे,
उसको हम समांतर माध्य ही मानकर चलेंगे। दूसरी चीज, केवल माध्य कहने का आशय समांतर माध्य ही होता है, अभी बताएं आपको। और औसत में माध्य की एक राशि को ही मीन को समांतर माध्य मानते हैं, पहली चीज। दूसरा, यही को हम एवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको हम बताए थे कि किसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है, पर एक आध दो तीन प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनको आपको जल्दी सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक दो चीजें याद रखना है। पहली चीज क्या है, n सतत या लगातार प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, सम संख्या एवन नंबर, विषम संख्या ओड नंबर, यदि इनका औसत पूछता है तो इनका औसत फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर में 2 से डिवाइड कर दीजिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट में 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज खट से निकल आएगा। किस कंडीशन में? प्राकृत संख्या का पूछता है, सम संख्या का पूछता है, विषम संख्या का पूछता है, तो जल्दी हो जाएगा, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं बोलता हूं इसका औसत निकाल के बताइए। आप बोलेंगे सर इसका औसत निकालने के लिए आप ही बताए हैं, कुछ नहीं करना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इतना करने के बाद कितने टोटल क्वांटिटी है? 10 क्वांटिटी है, 10 से डिवाइड कर देंगे सर, आंसर आ जाएगा। नहीं, आंसर तो आ जाएगा, पर ये कैलकुलेशन आपका लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए बड़े नंबर में दे दिया तो 16 से 20 तक का दे दिया, तो इस कंडीशन में आपको नेचुरल नंबर्स का जो अगर कंसेक्यूटिव है, प्राकृतिक है, नेचुरल नंबर लगातार है, गैप नहीं होना चाहिए, उसी तरह के नंबर हमको नेक्स्ट में मिलते जाना चाहिए। पहला नंबर क्या होगा? 1, लास्ट नंबर क्या होगा? 10, दोनों में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका औसत आ जाएगा। कितना आसान है। लोअर लिमिट कितना है? 1, अपर लिमिट कितना है? 10, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से सम संख्याओं में ही होता है, प्रश्न में पूछता है, इसलिए इसको याद करना जरूरी है। सम संख्याओं का दे देंगे अगर 2 4 6 8 10, इसका औसत पूछ लेंगे, क्या होगा? आप क्या करेंगे सर? दोनों को ऐड करके, पांचों को ऐड करके आप 5 से डिवाइड करने लगेंगे? नहीं, ऐसा करेंगे लेंदी हो जाएगा। फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड नंबर, लास्ट नंबर 10 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 10 2 12, 2 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, यानी 6 आ जाएगा, यहां से जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से विषम संख्याओं में ही करना है ना? तो प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, 3 में याद किए रहिएगा। पहला लास्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। दूसरा चीज क्या होता है, वो तो पहला चीज हो गया, है ना? दूसरा चीज, पहले n प्राकृत संख्याओं के योग का औसत, प्राकृत संख्याओं के योग का औसत, एवरेज का औसत, है ना? प्राकृत संख्याओं का औसत तो हम सीख लिए, उनके योग का औसत एवरेज 1 प्लस या n प्लस 1/2 कर दीजिए, या चाहे 1 प्लस n/2 कर दीजिए। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग की औसत हम बात करेंगे, वर्गों का, अभी केवल प्राकृत संख्याओं के योग का औसत, अब प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योग का औसत। तो इसको आप n+1 इंटू 2n+1/2 6 भी कर सकते हैं, या 2n+1 इंटू n+1/6 भी कर सकते हैं, ये याद करना है। तीसरा चीज, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का औसत n+1 का होल स्क्वायर अपान 4 होता है। पेपर में ये सब नहीं आते हैं, ज्यादातर आपके पेपर में यह चीज पूछा जाता है, प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। इसको याद करके रखिएगा, वहां से कैलकुलेशन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा कैलकुलेशन आप बढ़ाते चले जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग होता चला जाएगा। टाइम को भी बचाना है और प्रश्न को सही तरीके से आंसर भी लाना है। चलिए, अब आते हैं प्रैक्टिस की ओर। जैसे ही क्वेश्चंस आते जाएंगे, प्रैक्टिस हम आपको बताते जाएंगे कि किसका कहां पे देखिए यूज हो रहा है। केवल और केवल अभी आपको एक चीज याद करके रखना है कि जो हमारा औसत होता है, जो हमारा एवरेज होता है, वो जितने भी क्वांटिटी हैं
पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इस तरह से n तक और n से डिवाइड कर देंगे। इसको याद रखिएगा बस, इसी फार्मूले पे पूरा आंसर आपको लाना है। यहां पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है कि 3, 8, 5, 13, 12, 16 इसका औसत क्या होगा। अभी आप पढ़े हैं एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सबको ऐड करिए, 3 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 16। ये कोई पैटर्न नहीं है ना, ना ये प्राकृत संख्या का लगातार योग है ना, ना ही ये कोई सम संख्या का योग है, ना ही ये किसी विषम संख्या का है, ये कोई सा भी रैंडम नंबर लिया गया है। 3 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 13 12 और 16 कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर 9.5 आ जाएगा, है ना। इस तरह से आपका आंसर कितना मिल जाएगा, 9.5। ठीक है, हम केवल तरीका बताएंगे, आपको कैलकुलेशन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि 4 रुपया, 2 रुपया, 10 पैसा, 20 पैसा का औसत क्या होगा। हमारे कुछ भाई लोग सोच रहे होंगे कि 4 रुपया ऐड कर दो, 2 रुपया ऐड कर दो, 10 पैसा ऐड कर दो और ये अंतिम में 20वां को ऐड कर दो। कितने थे, 1 2 3 4, 4 थे। बोलेंगे सर 4 को ऐड करके ना 4 से डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा, वैसा नहीं, ये गलत है। आप पहले यूनिट तो समझिए, ये 4 रुपया में है, 2 रुपया में है, ये पैसा में है, ये पैसा में है। क्या बताए थे आपको कि आपका यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट यहाँ पे अलग अलग है, रुपया है, पैसा है, चाहे आप रुपया में कन्वर्ट करिए चाहे पैसे में कन्वर्ट करिए, आसान रहेगा कि आप इसको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। 4 रुपए में कितने पैसे हो गए, 400 पैसे। 2 रुपए में 200 पैसे, है ना। तो इसको जब कन्वर्ट कर लेंगे तो जो आपका एवरेज होगा, एवरेज कैसे हो जाएगा, 400, 2 रुपए का 200, फिर 10 पैसे, फिर 20 पैसे और लास्ट में आपका आएगा 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करिए। इतना करने के बाद जो भी आपका रुपया आएगा, है ना, पैसा आएगा, जैसे 400, 200, 600 और 10 20 30 हो गया, 630/4 से भाग देना है। भाग दीजिए, 2 दूनी 4 होता है, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। 315 में ये आपका आ गया 315, क्या मिल गया, 315 में आप दे दीजिए 2 से भाग दे दीजिए, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, इस तरह से आएगा। ये आपका आ गया किसमें, रुपया में, सॉरी पैसे में आ गया। कितना मिला, एवरेज कितना मिल गया, 157.5 पैसे। अभी ये पॉइंट में कुछ और आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको रुपये में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 1.575 लीजिए रुपया आ गया रुपये में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से मेरे इस प्रश्न को एक साथ लेने का उद्देश्य केवल इतना था कि आपको यूनिट चेंज करना आना चाहिए, है ना। यूनिट आप चेंज करेंगे तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो आंसर आपका हमेशा गलत ही आएगा। जो गलत आंसर आएगा वो ऑप्शन में जरूर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 रुपया, 5 रन, 6 टिकट, इनका औसत क्या होगा। तो यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, इनका औसत नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि इनका सबका यूनिट अलग अलग है। आप 4 रुपया को 6 रन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 रन में नहीं कर सकते हैं, 5 रन को 6 टिकट में नहीं कर सकते हैं। जो कन्वर्जन के लायक रहेंगे, जो कन्वर्जन के लायक रहेंगे उन्हीं को कन्वर्ट करना है, जो कन्वर्जन के लायक नहीं है उनका सीधे सीधे औसत निकालना संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो कि थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 5
अभाज्य संख्याओं का औसत। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर होता क्या है, नंबर भी आपको जानना चाहिए। भाई प्राइम नंबर होता क्या है, तो जो संख्याएं एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरे से विभाज्य ना हो, किसी दूसरे से ना कटती हो, उनको प्राइम नंबर बोला जाता है। यहां पे प्राइम नंबर 1 नहीं होगा, वो एक और स्वयं के अलावा जो दूसरे से ना कटे। प्राइम नंबर आपका कौन कौन सा हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11। ये ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से डिवाइड या विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का कौन कौन सा हो गया, 2, 3, 5, 7, 10। 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। अब इनका एवरेज पूछा गया है। इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन 5। कितने हैं, 5। अब आप तो ये सोचेंगे कि सर आप बताए थे कि इस तरह में हम पहली संख्या अंतिम संख्या को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं, क्या इनमें सेम डिफरेंस है, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2 के बाद गैप है, फिर इसके बाद ऐसा है। ना ही ये प्राकृतिक संख्याएं हैं लगातार, ना ही नेचुरल नंबर्स हैं, ना ही ये ऑड नंबर्स हैं, ना ही इवन नंबर्स हैं। यह रैंडम अभाज्य संख्याओं को लिया गया है, पहले शुरू से लेकर 5 तक का। आप इनको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर बड़े उम्मीद के साथ 5.6 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से कुछ नंबर्स हैं, उनके बारे में भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। एवरेज में कोई ऐसा फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको इसी फार्मूले पे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद ट्रिक अपना कहीं से होगा वो सब भूल जाइए। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने, एक ऐसा क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, जो एक श्रृंखला में, मान लीजिए कि 7 पारियों की कोई श्रृंखला थी, उसने 7 पारियों में 53 रन बनाया, फिर 52 रन बनाया, फिर 11 रन बनाया, फिर 0 पे आउट हो गया, फिर 5 रन बनाया, नाबाद रहा, 104 रन बनाया, नाबाद रहा, और 35 रन उसने बनाए। नाबाद वाले में वो आउट नहीं हुआ है और बाकी और पारियों में आउट हो गया है। तो यहाँ पे नाबाद से और आउट होने से कोई मतलब नहीं है, खिलाड़ियों का औसत क्या होगा हमको ये बताना है ना। अब इसमें क्या होता है कि एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इंपॉर्टेंट नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उसका 7 पारियों का जो रन है उसको देखिए आप, 53, 52, 11, 0, 5, नाबाद, 104, नाबाद, और 35। तो जो उसके द्वारा बनाए गए टोटल रन हैं, टोटल रन तो आप निकाल लेंगे। भाई टोटल रन जो उसके द्वारा बनाए गए हैं 53, 52, 11, 0, 5, 104 और 35। इस तरह से जो आपका टोटल रन हो जाएगा, तो आप इसको ऐड करिएगा, कितना मिलेगा, शायद 260 के आसपास मिलेगा। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा, 260 आएगा। फिर दूसरी बात ये बोला गया है कि जो नाबाद लिखा है इसका मतलब क्या होता है, बताइए। भाई नाबाद लिखा हुआ है तो नाबाद का मतलब क्या आप समझते हैं, मतलब कि वो उस पारी में आउट ही नहीं हुआ है, पर उसके एवरेज में रन तो जोड़ा जाएगा, पर जो टोटल संख्या हम निकालेंगे, है ना, जो पारियों की संख्या हम निकालेंगे तो नाबाद को ड्रॉप करना पड़ेगा।
आपको जो नाबाद बनाया है उस पारी को आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके रन तो हम कैलकुलेट करेंगे, पर उसकी संख्या पारियों में नहीं गिनी जाएगी। इस तरह से टोटल कितने पारी हो गई? 7 पारियों में बनाया था, 2 पारी आपका कैंसिल हो गया, इस पारी को नहीं लेना है। टोटल कितने पारी बची? 5 पारी। तो अगर हम इससे डिवाइड करते हैं, 55 25 5 दूनी 10 यानी 52 राइट आंसर आएगा। तो ये भी ध्यान देने वाली बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि यदि कोई खिलाड़ी है, वो अगर उसका जो एवरेज निकालना है, रन का औसत निकालना है, उसमें यदि वो नाबाद रहता है, और नाबाद में आप जो पारियों की संख्या है उसमें उसको काउंट नहीं करेंगे, पर हाँ टोटल रन जो है उसमें आपको काउंट करना पड़ेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 10 परिणामों का माध्य 15, 15 परिणामों का माध्य 10, तो सभी परिणामों का माध्य क्या होगा? चलिए, 10 परिणामों का माध्य कितना है? द मीन ऑफ 10 रिजल्ट इज 15, द मीन एंड दैट ऑफ 15 रिजल्ट इज 10, व्हाट इज द मीन ऑफ और रिजल्ट? चाहे वो माध्य दे दे या चाहे औसत दे दे, दोनों एक ही है। यहाँ पे ये भी आप बोल सकते हैं कि 10 परिणामों का औसत 15, 15 रिजल्ट का परिणाम औसत 10, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे? जो आपका 10 रिजल्ट का जो एवरेज है या माध्य है वो 15 है, ये मिल गया आपका 150। दूसरी चीज, 15 परिणामों का जो रिजल्ट है वो कितना है? 10 है, ये भी आपको मिल गया 150। मिला कि नहीं मिला? भाई यहां से क्या हो गया कि 10 परिणामों का रिजल्ट 15 है, 15 परिणामों का रिजल्ट 10 है, तो ये एवरेज इतना आ गया, ये एवरेज इतना आ गया। अब सभी परिणामों का हमको माध्य निकालना है या सभी परिणामों का औसत निकालना है। तो इसको ऐड जब करेंगे 150 कितना हो गया? 300। टोटल कितने परिणाम हो गए भैया? कितने टोटल टास्क हो गए? ये आपका था 10 और ये आपका था 15, तो 10 15 कितना हो गया? 25, है ना? तो टोटल 25 परिणाम हो गए ना। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 55 25 5 6 30 60, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 पंचे 60, यानी 12 इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। सभी परिणामों का माध्य कितना हो जाएगा? 12। अब यहाँ पे ऐसा मत करिएगा कि सभी परिणामों का सर बताए थे ये 150 था, 150 था, तो 150 प्लस 150 बटे 2 कर दीजिए। नहीं, ये गलत हो जाएगा। भाई टोटल परिणाम आपके यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 15 है, तो 25 हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जब ध्यान में रखेंगे तो चीजें आसान लगने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, 5 पुरुष 4 महिलाओं तथा कुछ बच्चों के एक परिवार में प्रति व्यक्ति प्रतिमास चीनी का औसत खपत 1.5 किलोग्राम है। यदि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों के लिए औसत खपत क्रमशः 1 किलोग्राम, 1.25 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम हो, तो बच्चों की संख्या कितनी है? In a family of 5 men, 4 women and some children, the average monthly sugar consumption is 1.5 kilogram per head. If the average of for men, women and children is 1 kilogram, 1.25 kilogram and 2 kilogram respectively, find the number of children. Children की संख्या हमको बताना है। चलिए सोचिए कैसे करेंगे इसको। थोड़ा सा अटपटा लगेगा, पर जब बनने लगेगा तो आसान लगेगा। यहाँ पे दोनों औसत को इक्वल लेंगे, दोनों को औसत को इक्वल लेंगे, और ये मान के चलिए कि सपोज करिए थोड़ा सा कि परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है। मान लीजिए कि बच्चों की संख्या कितनी है? x है। ठीक है, तो प्रश्न में दिया गया है कि 5 पुरुष 4 महिलाएं तथा कुछ बच्चों, इनका जो प्रतिमास चीनी का जो औसत खपत है
वो 1.5 किलोग्राम है। कितना है? 1.5 किलोग्राम। और दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि 5 पुरुष का जो औसत खपत है वो 1 किलो है, 4 महिलाओं का औसत खपत 1.25 किलो है, तथा जो बच्चे हैं उनका औसत खपत 2 किलोग्राम है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आपका ये जो एवरेज है और ये जो एवरेज है, दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अरे इक्वल नहीं हो जाएंगे? ये भी औसत है, वो भी औसत है। अब यहां से जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और क्या बोला था कि x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू ही बच्चों की संख्या को बताता है। किसको बता रहा है? बच्चों की संख्या को बता रहा है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे कि इसको भी करना पड़ेगा? चलिए, है ना, दोनों का औसत सेम करना है। जब इक्वल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में क्या था कि 5 पुरुष 4 महिलाएं कुछ बच्चे मिलकर 1.5 किलो का प्रतिमास खपत है। दूसरे कंडीशन में बताया था कि यदि पुरुषों की संख्या 5 हो, महिलाओं की संख्या 4 हो और बच्चों की संख्या x आप माने हैं, तो पुरुष 1 किलोग्राम, महिला 1.25 किलोग्राम और तथा बच्चे 2 किलोग्राम चीनी की खपत करते हैं। तो बच्चों की संख्या कितनी होगी? ये हो जाएगा 9 प्लस x इंटू 3/2, ये 5 प्लस 1.25, ऐसे कर लीजिए 4 125/100 प्लस 2x। ठीक है, 25 25 पंचे 125, 25 चौको 100 होता है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसको काट दीजिए। 5 5 कितना मिल जाएगा? 10 प्लस 2x। यहां से क्या करेंगे? 9 प्लस x इंटू 3/2 कर दीजिए। 2 को उधर ले जाइए, 9 त्रिक 27 प्लस 3x इज इक्वल टू 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x में, 20 प्लस 4x। तो 27 प्लस 3x इज इक्वल टू 20 प्लस 4x हो जाएगा। इस तरह से आपका 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 27 माइनस 20 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका 7 आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में राइट है। ठीक है, तो इस प्रश्न को ऐसे करना था। नहीं समझ में आएगा तो 2 बार उसको देखिएगा, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। एक साथ जब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे, करने लगेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए आराम से मैथ को पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। मैथ को फ्री होके पढ़ना है, दिमाग को एकदम खाली करके पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 32.32 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है तो गुरुवार का तापमान कितना होगा? ठीक है, कोई मेथड नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, सीधे डायरेक्ट इसको हल करना है। सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, इस 3 दिन का औसत तापमान कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस। अब हम चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, पर डायरेक्ट करेंगे तो आप बुरा मान जाएंगे, क्योंकि औसत क्या होता है? 3 दिन, कितने क्वांटिटी? 3। अब यहां से निकालेंगे तो सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार 32 गुणे 3, कितना मिल गया? 3 तिकाई 9, 3 दूनी 6, यानी 96 डिग्री सेल्सियस मिल गया। मिला कि नहीं मिला? अब इसके बाद ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा, मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 34 है। तो आप डायरेक्ट 34 से 3 से भाग दे दीजिए, ये वाला 3 उधर चला जाएगा। आप धीरे धीरे बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, है ना। यहाँ पे जो 3 था ऐसे ऐसे था, तो इसी 3 को तो उधर कर दिए। भाई 3 दिन है ना, तो क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी में डिवीजन नहीं होगा।
वही चीज तो है, और क्या है। ठीक है। चलिए करिए इसको। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का तापमान हो गया 3 4 3 12, 3 तिकाई 9 1 10। दूसरा इक्वेशन मिल गया। तीसरी चीज ये बोला गया है कि जो गुरुवार का सॉरी सोमवार का तापमान 29 डिग्री है। सोमवार का तापमान कितना है? 29 डिग्री सेल्सियस। ये मिल गया आपका तीसरा इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन में उठक पटक करके आपको गुरुवार का तापमान निकालना है। अगर आप इससे गुरुवार का तापमान निकालते हैं तो मंगलवार और बुधवार का तापमान आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप गुरुवार का तापमान निकाल पाएंगे। सोमवार का दिया है और मंगलवार और बुधवार का तापमान यहाँ पे दिया गया है। तो एक काम करिए, इक्वेशन 1 जो आपका आया था तो इसमें सोमवार को आप माइनस कर दीजिए, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार का तापमान कितना था? इक्वेशन फर्स्ट से सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन का तापमान था 96। सोमवार का तापमान दिया है 29, तो मंगलवार प्लस बुधवार का तापमान हो जाएगा 96 माइनस 29। 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, 67। तो मंगलवार बुधवार का तापमान आ गया 67, इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। इस तरह से मंगलवार बुधवार में जब आप इसको रखेंगे तो गुरुवार रखेंगे। ये वैल्यू आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, क्योंकि मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार इज इक्वल टू कितना है? 102। मंगलवार बुधवार दोनों का योग कितना है? अभी निकाले हो 67। तो गुरुवार का कितना हो जाएगा? 102 माइनस 67। माइनस करिए, 12 में से 7 5 12, 9 में से 6 गए 3, यानी जो गुरुवार का तापमान होगा वो 35 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन करके हल करना है, कोई ट्रिक नहीं लगाना है, कोई इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, सीधे सीधे है। अभी तो देखिए, ये आपको हम बताए हैं इसलिए टाइम लग गया, बाकी इसमें 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना। बताने में और करने में अंतर होता है, करने में कम टाइम लगेगा, बताने में ज्यादा टाइम लगेगा। हम ये मान के चलते हैं कि ये चीजें अभी आपसे नहीं बनती हैं, है ना, इसीलिए आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। यदि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए मैथ से आपका नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर अब क्या बताएं। हमको मैथ्स चैप्टर में उतना ही चीजें पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, उसी पैटर्न पर चलना है जो विभाग पैटर्न देता है। कठिन भी करेंगे, सिंपल भी करेंगे, अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, क्योंकि पीएएसए में कठिन पूछा जाता है और एमटीएस पोस्टमैन में बहुत सिंपल पूछा जाता है। आजकल तो पीएएसए का भी मैथ्स का सिलेबस बहुत डल कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको तैयारी करना है मैथ्स की। तो आज का ये पहला लेक्चर कंप्लीट होता है एवरेज का। नेक्स्ट डे में हम सेकंड लेक्चर में आएंगे और अच्छे से और अच्छे बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे, उनको हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे और अपने स्पीड को बढ़ाएंगे। आप जैसे जैसे हमारे साथ पढ़ते जाते हैं, अपने पीडीएफ नोट से या फिर हम जो नोट्स देंगे या तो फिर अपने बुक से, जिससे प्रेफर करते होंगे, तरीका यही रखिए, बाकी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस में रखते जाइएगा, है ना। जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आपका क्या है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको मिल जाए। जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।